हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और जैसा कि आपको इस चैनल पर अब फ्री ऑफ कॉस्ट टर्म टू क्लास 12 की मैथ का कंटेंट मिलने जा रहा है, तो आप सब लोग अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए। साथ ही साथ इन वीडियो लेक्चर को और सारे फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। तो बच्चों, हमने आपको इंटीग्रल चैप्टर नंबर 7 आपको रिकॉर्ड करके ऑलरेडी दे दिया है और आपने वो पूरा देख भी रखा है। चैप्टर नंबर 8 में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी कर चुके थे। ये आपका बच्चे पार्ट नंबर 3 हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के वो क्वेश्चन लेंगे जो डिलीटेड नहीं है ना, जिनको हमें इस साल पढ़ना है। तो बच्चे, अभी जो हम क्वेश्चन नंबर आपके सामने ला रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 8.1 का है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को निकालिए और वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है, आपको दिए गए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड एक्स। बच्चे, मॉड एक्स का कर्व आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बच्चा ऐसा पैराबोला होता है जो कि अपवर्ड पैराबोला बोला जाता है। इस तरह से उसे हम बना रहे होते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह का बच्चे पैराबोला होता है। y इक्वल टू एक्स यानी मॉड एक्स जो होता है वो दो तरह से आप डिफाइन करते हो। मॉड एक्स को बच्चे ऐसे लिखते हो, समझो मेरी बात को। मॉड एक्स में बच्चे या तो वैल्यू x लिख रहे होते हो या फिर माइनस एक्स लिख रहे होते हो। x कब लिखते हो? जब x आपका ग्रेटर देन 0। और माइनस एक्स कब लिख रहे होते हो? जब आपका x नेगेटिव यानी लेस देन 0 होते हो। तो अगर मैं इसको y बोल दूं तो आप y इक्वल टू कभी x का ग्राफ बनाओगे, कभी y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाओगे। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पे मॉड एक्स का ग्राफ मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। y इक्वल टू एक्स लाइन रही होगी, y इक्वल टू एक्स लाइन बच्चे इस तरह से जाती है, ठीक है। और मुझे y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ उतना बनाना है जब x की वैल्यू कैसी हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इस तरफ ही तो होगी, तो मुझे इतना ग्राफ बस बनाना है। आप इसको इस तरफ मत बनाइएगा। इस तरफ बनाने मतलब आपने x की नेगेटिव वैल्यू भी लेनी शुरू कर दी है इस बात के लिए। जबकि आपको x नेगेटिव कब लेना है? जब आप ग्राफ किसका खींच रहे होगे? माइनस एक्स का। माइनस एक्स मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स का जब आप ग्राफ खींचोगे तब आप x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे होंगे, यानी कि नेगेटिव x की साइड में इसका ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ होता तो ऐसा ही है, लेकिन वो इधर से जा रहा होता, ओरिजिन से वो भी बच्चे जाएगा, ठीक है। और इस तरफ ऐसे पास हो रहा होगा। तो हमें x की वैल्यू पॉजिटिव साइड इसका ग्राफ नहीं बनाना है, तो उधर नहीं बनाएंगे हम लोग, नीचे ऐसे नहीं जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फाइनली आपका इस तरह से मॉड एक्स का ग्राफ येलो कलर से जो मैंने बनाया वो है, और आपका ग्राफ दूसरा जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, जो व्हाइट कलर से मैंने दिखाया हुआ है। तो अब आपको ग्राफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, तो मैं अभी से हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एरिया इस कर्व का और y इक्वल टू एक्स ग्राफ के बीच में जितना एरिया वो निकालना है। देखो बच्चे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको कराने का मतलब एक ही उद्देश्य है कि इस तरह क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने मेंशन क्या किया है, एरिया बिटवीन कर्व्स नहीं आएगा, यानी पहला कर्व हो दूसरा कर्व हो। लेकिन y इक्वल टू मॉड एक्स बच्चे दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कर्व नहीं हम उसे मानते हैं। तो इस पर्पज से मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के करा रहा हूँ कि आप कहीं ये भूल ना कर जाएं, बिटवीन टू कर्व को सोचें और ऐसा क्वेश्चन पढ़ने से छोड़ दें। तो इसलिए मैंने इसको सोल्यूशन में शामिल किया हुआ है। तो बच्चे, हमारे सामने जो आंसर रीजन है वो ये रहा और ये रहा। अब जरा समझो इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैंने आपको आंसर रीजन बता दिया। अगर मैं एक तरफ का आंसर निकाल लूं, मतलब एक साइड का अपना आंसर निकाल लूं, तो दूसरे साइड का आंसर कैसे आएगा? जब आप इसमें क्या कर दोगे? ट्वाइस कर दोगे। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आंसर निकाल लूं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर कैसे आएगा वो देखते हैं। पहले हम क्या करें, यहां से ये पता करें कि लाइन का एक्सिस के साथ कितना एरिया बन रहा है, क्योंकि हमें पूरा एरिया चाहिए इन दोनों के बीच का। तो मैं पहले ये एरिया निकालूं। मैं इसे अलग दिखा रहा हूं बच्चे, थोड़ा डिटेल में देख लो। ये आपकी लाइन हो गई और कर्व कैसे इस तरह से गोल होके जा रहा है। तो मैं पहले ये वाला एरिया निकालना चाहता हूं। ये लाइन का इस एक्सिस के बीच में कितना एरिया है, और ये पॉइंट कौन सा है बच्चे? वहां से परपेंडिकुलर डालो जहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है इस कर्व का और इस लाइन का। तो ये वाले यहां से परपेंडिकुलर में ऐसे डाल रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये एरिया हम पहले ट्रायंगल का निकालेंगे। ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमें आता है। दूसरा फिर हम लोग क्या काम करेंगे, देखो पूरा एरिया हम जो निकालें इस ट्रायंगल के एरिया से, नीचे वाला एरिया अगर हम निकाल दें तो बचा एरिया है जो ये वाला पार्ट है ना, ये बीच का, तभी तो निकल के आएगा। जो हम क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल के एरिया से नीचे वाला ये एरिया निकाल दें। तो ये हमारा कुछ काम होगा इस तरह से इसका आंसर निकालने का, ठीक है। तो चलो देखते हैं सही से कैसे करना है हमें काम।
सबसे पहला काम, हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं पूरा। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये पता चले कि ये कितनी लेंथ है बच्चे और ये कितनी हाइट है। तो वो कैसे आएगा, जब तक हमें ये पॉइंट नहीं पता चले। ये पॉइंट का मतलब हो गया, देखो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। आई थिंक आपको शायद कलर से लेके कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं चेंज कर लेता हूँ। ये बच्चे y इक्वल टू एक्स लाइन है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। तो मैं इनका इंटरसेक्शन निकाल लूँ, आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इस साइड आंसर निकालना ही नहीं है, उसको डबल कर लेंगे और ये इधर का आंसर होगा। तो इसे चाहो तो मिटा लो, नहीं तो बना रहने दो, लिख दिया है अगर। तो y इक्वल टू एक्स लाइन का इसके साथ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने जा रहे हैं। y इक्वल टू एक्स है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको मिल गया कि नहीं, सभी को उधर ले चलो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा, x कॉमन ले रहे होंगे तो x माइनस 1 मिलेगा इक्वल टू 0। या तो x इक्वल टू 0 है या फिर x इक्वल टू 1 है। तो x की वैल्यू 1 भी है 0 भी है, हमें वो वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे हो गई, यानी ये दोनों के लिए है बच्चे, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 यहाँ पर होगी। जब x की वैल्यू 0 है या 1 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y कितना वैल्यू ले रहा है, y इक्वल टू तो x ही है, जितना x है उतना ही y है। इसका मतलब यानी x की वैल्यू अगर 0 है तो y भी 0 दे रहा होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y भी कैसी वैल्यू ले रहा है, y भी 0 ले रहा है। और 1 के लिए 1, क्योंकि y किसके इक्वल है, x के इक्वल है। यानी 0 के लिए 0 हो गई y की वैल्यू भी, और x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। तो हमारा पॉइंट में सब कुछ वैल्यू निकल के आ गई। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चे वैल्यू 1 है और ये वैल्यू हाइट में भी कितनी है, 1 ही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। अब ये टेबल मैं आपके सामने से हटा दे रहा हूँ, कैसे कैसे सॉल्व करिए। चलिए, तो अब हमें क्या काम मिला करने को कि इसका नाम पहले लिख लो। ये ओरिजिन है, ओ लिख ले रहे हैं ऐसे, और ये ए है, ये बी है, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे सी लिख लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे डी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वाले वाइट पे यहाँ पे डी लिखा, ताकि हम जब कर्व लिखेंगे तो पता चलेगा किसका एरिया निकालना है। तो पहले हमने ट्रायंगल लिखा ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, इसका एरिया इक्वल हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट 1 इंटू 1। इसका मतलब आ गया कितना, 1/2, ठीक है। ये 1/2 यूनिट आ गया। अब आगे समझो मेरी बात को कि जो अगला पार्ट करना है, थोड़ी देर के लिए ऐसे बोल जाओ कि ये नीचे वाला ही कर्व अगर होता, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही कर्व होता, तो परपेंडिकुलर इस b पॉइंट को हम यहाँ पे मान लेते। ये b पॉइंट अगर हमारा है तो b से आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसे कुछ इस तरह से दिखा लेते हैं। तो हम लोग क्या करते, नीचे वाले पार्ट का एरिया निकाल लेते, यानी कि हम लोग ओ ए बी एंड ये जो लिखा है ना वाइट पे डी, यहाँ पे वाइट पे डी है। तो मैं इस वाले पार्ट का एरिया निकाल रहा हूँ, समझो मेरी बात। ओ ए बी डी, तो पूरे ट्रायंगल के एरिया से नीचे वाला एरिया हम लोग ये हटा देंगे, तो बीच वाला एरिया ये जो डार्क कर रहा हूँ वो हमें निकल के मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी कुछ प्रोसेस रहेगी काम करने की। तो क्या करते हैं, इसका एरिया कैसे आएगा, ये तो कर्व और एक्सिस के बीच में है, तो फिर वही काम पिछले लेक्चर की तरह स्ट्रिप ड्रॉप करिए। यहाँ से स्ट्रिप डाली कौन सी एक्सिस पर बच्चे, आई है एक्स एक्सिस पर। तो इसकी विड्थ कितनी dx, लेंथ कितनी y, तो एरिया क्या बन गया इसका, एरिया नाम क्या है, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी ओ इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। बट इसकी इस लिमिट से यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे फिनिश है, वहाँ तक का एरिया निकालो। बी के कोऑर्डिनेट कितने बच्चे 1,1। चूंकि हम x के रिस्पेक्ट में इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो x की लेंथ कहाँ से कहाँ तक गई है, x आपका 0 से लेकर 1 तक गया है ना। देखो पॉइंट में, इस पॉइंट में x की वैल्यू कितनी 1 थी, इसका मतलब आप यहाँ तक आए हो तभी तो 1 गए हो। तो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी होगी, 0 से 1 लगानी होगी। अब y की वैल्यू यहाँ पर रख दो आकर, y कितना है, y यानी कि हम कर्व के साथ निकाल रहे हैं, ध्यान रखना लाइन नहीं मैं ले रहा हूँ ना, आप इसको उठा लो कहीं। ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बच्चे, तो कर्व हमें लेना पड़ेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और dx, लिमिट कितनी 0 से 1। अब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा x³ और लिमिट आप लगा लीजिए कितनी 0 से 1, ठीक है। तो ये एरिया आपको निकल के आ गया। चलो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट लगाने के बाद x³ आया आपका, और लिमिट थी बच्चे 0 से 1, तो आप क्या लिख रहे होंगे,
1/3 माइनस 0, एनी हाउ 1/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन ये इतने पार्ट का एरिया आया है, ठीक है, कितने पार्ट का एरिया आया है, नीचे ट्रायंगल जो है इतने पार्ट का एरिया आया है। चलो आगे काम करते हैं। हमें तो एरिया इसका चाहिए, इतने पार्ट का एरिया चाहिए, है ना। तो इतने पार्ट का बच्चे एरिया आप कैसे निकालोगे? इतने पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करें, पूरे ट्रायंगल के एरिया से, नहीं, पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना, ये रहा, हाँ, उससे क्या करो, नीचे वाला एरिया आप सबट्रैक्ट कर देना। यानी ट्रायंगल का एरिया निकालो, ओ ए बी ट्रायंगल जो था, ये जो निकाल चुके हो, उसके एरिया से रिक्वायर्ड एरिया लिख लीजिए, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, AOB या D, AOB, यहाँ पे देख लो, AOB माइनस एरिया ऑफ कर्व से बना एरिया कितना परसेंट है, देखो OABOD, फिर से देख लो कौन सा मैंने बात किया, मैंने इसको बोला OABDO, 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 सबके एरिया की वैल्यू रख लो यहाँ पे। अब आपको बस उन दोनों एरिया की वैल्यू रखनी है और बस सबट्रैक्ट करके आंसर निकाल लेना है। कैसे करना है, तो AOB का एरिया आप यहाँ से निकाल चुके हो बच्चों, जो कि 1/2 आ रहा था, यहाँ पे 1/2 रखेंगे, माइनस क्या करेंगे, जो ये एरिया है जो कि हमने ऊपर निकाल रखा है, इसकी वैल्यू कितनी, 1/3, सॉल्व करिए एलसीएम लेकर के, तो 3 - 2 अपॉन में 3 × 2 = 6, यानी कि 1/6 आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया हमने अभी निकाला है वो आपका इतना पार्ट का एरिया हो चुका है, इतने पार्ट का बच्चे एरिया आपका आ चुका है। अब हमें तो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए टोटल एरिया, तो हमें ये भी तो काउंट करना पड़ेगा, जिसका एरिया इतना है वही एरिया इसका हो जाएगा। देखो ये एरिया जो हमने निकाला 1/6 आया है, जो कि इस तरह वाले पार्ट का एरिया है, ठीक है। तो पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, उसका ट्वाइस करना होगा। तो आपका फाइनल एरिया, आप इसे हटा दो, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको लिखना, क्या लिखना, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वो हमारा इतना हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया आप जो लिखेंगे बच्चे, उसको आप लिख रहे होगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि कितना है, ट्वाइस इंटू में 1/6 करोगे और कैंसिल करके कितना आएगा, 1/3 यूनिट हो जाएगा, 1/3 यूनिट स्क्वायर, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट लिखा है x² = 4y एंड द लाइन x = 4y - 2। x = 4y का पैटर्न आप समझते हो कैसा पैराबोला बनता है, यानी y, अगर इसको सही देखो, y = x² 4 है, तो ये अपवर्ड पैराबोला ही इस तरह से ही बेटा बनेगा ये भी। और x = 4y - 2 एक लाइन होगी कहीं ना कहीं, अब थोड़ा सा और अच्छे से बनाना पड़ेगा, इस तरह से x = 4y - 2। तो अगर इस लाइन का ग्राफ आप खींचना चाहो तो आप इसका भी ग्राफ खींच सकते हो। किस तरह से जाएगा, देखो 4y = अगर आप लिखें कितना आएगा, 4y = आएगा x + 2, ठीक है, y = कितना हो गया, 1/4x और 2/4, 4 से डिवाइड करें कितना आएगा, 1/2 आएगा। इस लाइन को आप बोलते हो y = mx + c बोलते हो ना, तो m की वैल्यू 1/4 है, इसका मतलब ये लाइन जाएगी जो पॉजिटिव से कुछ एंगल बना रही होगी इस तरह से। साथ ही साथ y एक्सिस पर कितनी लेंथ पे इंटरसेप्ट कट करती, 1/2, तो y पे पॉजिटिव डायरेक्शन से 1/2 लेंथ का इंटरसेप्ट कट करेगी। तो मान लो ये 0 है तो ये 1/2 अगर होगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 मान लो, तो ये 1/2 ऐसे यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी और इसकी स्लोप कितनी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये लाइन इस तरह से जा रही होगी, ये y = x के ग्राफ की तरह ही लगभग होगी,
ठीक है। जिस तरह से y इक्वल टू एक्स है, ये ग्राफ मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको 9th में ग्राफ खींचने आते हैं, तो मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करोगे तो उसमें x इक्वल टू यानी कि y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना 1/2 है, तो यहाँ पे ऐसे इंटरसेप्ट कट करती हुई लाइन आपकी जाएगी आगे। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ऐसे मैं ग्राफ इसका खींच दे रहा हूँ। इसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या सेकंड क्वाड्रेंट क्या कैसा है, तो मैं इसका ग्राफ ऐसे ओवर बना देता हूँ, लिखा नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए ठीक है, तो हमें बच्चे ये दोनों के बीच में आंसर एक्चुअली ये निकालना होगा, यानी कि इस कर्व के लिए ये आंसर हमें चाहिए। तो ये आंसर कैसे आएगा वो हमें देखना होगा। पहले हमें ये आंसर पता चले और ये आंसर पता चले। हालांकि ये लाइन और कर्व के बीच का ही तो एरिया घेरा हुआ है, तो जब भी इस तरह के दो कर्व के बीच का एरिया आए तो आप क्या करो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर लो उतने बीच में, और वहाँ से वहाँ तक अगर दोनों ही कर्व वही हैं और कहीं कर्व ऊपर नीचे नहीं हुआ है, यानी जो एक बार ऊपर हो गया वही कर्व ऊपर बना रहा है। मेरी बात सही से सुनिएगा, जो कर्व एक बार ऊपर बन गया है दोबारा वही कर्व ऊपर बना रहा है, इसका मतलब हमें ओवरऑल लिमिट वहीं से ले लेनी जहाँ से हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। सॉल्यूशन लिखिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। y इक्वल टू आपको क्या था, x इक्वल टू 4y माइनस 2, यहाँ पे रख दो। x इक्वल टू 4y माइनस 2 जैसे रखोगे तो 4y माइनस 2 मिलेगा, और x की वैल्यू का स्क्वायर है तो स्क्वायर आप कर लेंगे, इक्वल टू कितना 4y, ऐसे ही रखो। 4y माइनस 2 का स्क्वायर को तो 16y स्क्वायर मिल जाएगा, और प्लस 4 मिल जाएगा, माइनस 2ab करते ही 4 टू जा 8 टू जा 16y मिलेगा, इक्वल टू 4y मिलेगा। ठीक है, कुछ कैंसिल होने के चांसेस तो लग नहीं रहे हैं। चलो इसको इस तरफ ले आइए, तो 16y स्क्वायर प्लस 4 इधर आकर के हो गया माइनस का 20y। अब चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो, इक्वल टू 0। जैसे 4 कॉमन लिया, 4 4 जा 4y स्क्वायर प्लस 1 हो गया, पीछे कर लेते हैं, और ये 4 से कैंसिल करने के बाद माइनस का 5 हो गया। तो कुछ इस तरह से आपका ये बना, इक्वल में कितना 0। अब इसके फैक्टर करो और आंसर लेकर के आओ, y की वैल्यू निकल के आएगी। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो 4 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम कितना है बच्चे, 5y। तो आप लिख रहे होंगे 4y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस y और प्लस 1 इक्वल में 0। कॉमन लीजिए 4y, तो y माइनस 1 और कितना यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लिया, तो y माइनस 1 इक्वल में 0। एक फैक्टर के अंदर हो जाएगा 4y माइनस 1, दूसरे में कितना बच्चे y माइनस 1 इक्वल में 0। आपकी वैल्यू y इक्वल टू 1 है या फिर 1/4 है। y इक्वल में या तो 1 है या फिर 1/4 है। तो आप देख लो y इक्वल टू 1 कहाँ पे होगा, 1/4 कहाँ पे होगा। ये हाइट कम है ना, तो यहाँ पे y इक्वल टू 1/4 मिल रहा होगा इस पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट के लिए y इक्वल टू 1/4 मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ के लिए y इक्वल टू कितना है 1 है, ऐसा मान लो y इक्वल टू कितना है 1 है। अब वैल्यू रख लो उसी लाइन में, जब y इक्वल टू 1 रख रहे होगे, y इक्वल टू 1 रखते ही 4 माइनस 2 x इक्वल टू 2 मिल रहा होगा, x इक्वल टू पॉइंट में 2 मिल रहा होगा। और जैसे ही आपने y इक्वल टू 1/4 रखा, y इक्वल टू 1/4 रखते ही 1/4 कैंसिल कर हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना आएगा -1 आएगा। x इक्वल टू कितना बच्चे माइनस का 1 आएगा, और -1 कॉमा 1/4 सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करता। तो इस तरह से बच्चे इसकी ये वर्किंग थी, जहाँ पे हमने क्या निकाला, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। अगर सब कुछ सही है तो हमारा सब कुछ सही चल रहा होगा। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं हमें। ठीक है, आप इसे नोट जरूर कर लेना क्योंकि हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। पॉइंट हमने निकाल ही लिया, 1 माइनस का 1 और 1/4। तो आप क्या कर रहे होंगे उसे समझो। मैंने जैसे भी कहा कि अगर आपको रिक्वायर्ड एरिया निकालना होगा तो आप यहाँ पे लगा सकते हो रिक्वायर्ड एरिया। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे डबल करने वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना, क्योंकि जितना आपका एरिया इस तरफ है लेफ्ट साइड उतना उस तरफ नहीं है, सिमेट्रिक एरिया नहीं बन रहा। नहीं, ऐसा आप करो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालो उसका ट्वाइस कर लो, तो ऐसा मत करना क्योंकि इक्वल एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो अपर कर्व कितना बच्चे हैं, अपर कर्व है आपका, स्ट्रिप आप कहीं भी डाल दो, स्ट्रिप आप कहीं भी डाल दो। ठीक है, लो ऐसे डाल देते हैं। तो हमने एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप डाली है क्या, नहीं, एक्चुअली ये स्ट्रिप डालना इस तरह से है नहीं। क्यों नहीं है उसका रीजन आपको डिटेल में नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है,
एक्चुअली हम लोग एरिया निकालते हैं पहले इस लाइन का एक्सिस के साथ, मेरी बात समझना, फिर इस कर्व का एक्सिस के साथ, फिर लाइन के एरिया से कर्व के एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तब जाके आपका आंसर आता है। लेकिन आपको यहाँ पे कैसे कर लेना है, अपर कर्व कितना है, अपर कर्व लाइन है बच्चे, लोअर कर्व कितना है, लोअर कर्व में पैराबोला है यानी कर्व है, तो ठीक है। तो हम इसको माइनस कर लेंगे और लिमिट क्या लगा लेंगे यहाँ पे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, हमें चूंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आप स्ट्रिप डालोगे, एक्स एक्सिस पैरेलल नहीं, एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप डालोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है देख लो, एक्स इक्वल टू -1 है, और यहाँ पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो कितना आएगा, एक्स इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। अब आप इसे ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक करो, कि हम पहले यहाँ से इतना निकालेंगे प्लस करेंगे ये, तो बट कोई दिक्कत नहीं, आपका कर्व ऊपर हमेशा लाइन का रहा है, कोई नेचर नहीं बदल रहा है, नीचे हमेशा चल रहा है कर्व किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का चल रहा है। तो यानी कर्व का नेचर कभी बदल नहीं रहा है, कभी ऐसा नहीं हो रहा कि कभी लाइन ऊपर हो जाए कर्व नीचे आ जा रहा है, या अगले पार्ट में लाइन नीचे हो जाए कर्व ऊपर चला जाए। चूंकि हमेशा लाइन ऊपर रही है तो हम फिर इसमें ऐसा कर सकते हैं। और कर्व की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, ठीक है, मैथ का टीचर हूँ बच्चों, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, खैर। तो dx मैंने लिखा। लाइन में देखो x के रिस्पेक्ट में आपको आंसर चाहिए, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने चाहिए, तो हमें सारी चीज़ें x के रिस्पेक्ट में हो, यानी अगर कहीं y धोखे से आ रहा है तो आप क्या कर लो, y इक्वल टू ही सब्स्टिट्यूट करके x के टर्म्स में निकाल लो, तो हमेशा y इक्वल टू निकालते रहना। तो यहाँ से बच्चे y इक्वल टू इस लाइन से पहले निकाल लो, y इक्वल टू जैसे निकाला, कलर बदल लेते हैं, y इक्वल टू आ गया कितना, अभी y इक्वल टू निकाला था कि नहीं, y इक्वल टू आ रहा होगा 1/4 x माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने 4 से दोनों तरफ डिवाइड किया है सबसे पहले, तो ये हो गया 1/4 x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1/2 माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, मैंने ऐसे निकाल लिया, ठीक है। तो y की वैल्यू लाइन में क्या है, 1/4 x माइनस प्लस है 1/2, और माइनस कर्व में भी निकालो y इक्वल टू एक्स के टर्म्स में, तो y इक्वल टू एक्स यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, y इक्वल टू x²/4 आ जाएगा, x²/4 आ जाएगा, क्या लिख रहा हूँ, माइनस नहीं, x²/4 आ जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल क्या लिख लेंगे, dx लिख लेंगे। बच्चे अगर इस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसका दूसरा डिटेल मेथड आपको दे दूंगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चे, -1 से लेकर x की वैल्यू +2 तक, -1 से लेकर +2 तक, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे काम करेंगे। अब इसको तो इंटीग्रेट करना है, आसान हो गया ना, तो आप लिमिट बाद में रखें, पहले इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1/4 x²/2 हो जाएगा इतने पार्ट का, प्लस 1/2x हो जाएगा, -4 डिवाइड में पहले से इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, x² का इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा। और अब आप लिमिट के लिए -1 से +2 लगा लीजिए, ठीक है। तो लिमिट रखते हैं इक्वल में अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू, और यहीं पे सॉल्व करके निकाल लेंगे। x²/4 2 जा 8, x की वैल्यू कितनी रखनी है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आया 1/2 आ गया ये तो, चलिए ठीक है। x की वैल्यू कितनी रखनी है 2, तो 2/2 कितना +1 हो गया ये तो, माइनस x वैल्यू कितनी 2, 2 का क्यूब कितना 8, 2 का क्यूब कितना 8, 8/4 × 3, या फिर x मतलब 2 का क्यूब किया और इससे 4 से कैंसिल किया, 8 को 4 से कैंसिल, ऊपर 2 नीचे कितना 3, तो माइनस का 2/3। ये बच्चे सिंपल सी छोटे बच्चों वाली मैथ है जो आप कर लोगे, है ना, माइनस प्लस की गलतियों से बचना बस, और कुछ नहीं। अब -1 रखना है, तो जहाँ जहाँ ऑड पावर है माइनस के साथ ओपन होगा, जहाँ पर इवन पावर है वहाँ पे प्लस के साथ ओपन हो जाएगा। तो जब आप -1 यहाँ पे रख रहे होगे तो x की वैल्यू कितनी रखी, -1, तो x² यानी 1, 1/8 8 प्लस 1/2 जैसे रखा, x वैल्यू -1 तो हो गया -1/2, x वैल्यू -1 यहाँ पे रखते हुए कितना मिलेगा, -1 का क्यूब, -1/4 3 जा 12, लेकिन माइनस है, अच्छा ये तो प्लस में था, ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे माइनस है, -x³ भी देगा, सो प्लस हो जाएगा, कितना 1/12 हो जाएगा। चलो आप देखो क्या आ रहा है, एलसीएम यहाँ पे ले रहे होगे तो 3 2 जा 6 आएगा, कितना आएगा बच्चे 6 आएगा, ओके। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 3 हो गया, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 6 ही रहेगा, 3 है, 2 का मल्टीप्लाई -4, माइनस यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा बच्चे, यहाँ पे आएगा 8
12, 24 एलसीएम यहाँ पे आएगा, तो 24 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, स्पेस बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बड़े आराम से थोड़ी देर धैर्य से देखना। 24 लाने के लिए 8 में 3 का मल्टीप्लाई तो ऊपर 3 हो गया, ठीक है। 2 में 12 मल्टीप्लाई करोगे, 12 ऊपर हो गया, माइनस का 12 हो गया। 12 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर प्लस का 12 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ऊपर कितना यहाँ पे बचा, अच्छा फिर से एलसीएम चलेगा यहाँ पे, ओके। 6 3 9, 9 से 4 गया 5, 5/6 आया, 5/6 यहाँ देख लो, कैलकुलेशन बहुत है इसमें ना। 5/6 आ गया, ओके। 6 3 9 -4, 5/6। यहाँ पे देखिए जरा, 3 है, 2 है, 5 हो गया। 5 - 12 करोगे तो माइनस का 7, -7 -7 +7, प्लस का 7/12 हो गया। अब एल 12 नहीं 24 है भाई। अच्छा, अब 24 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 अपॉन 24 प्लस 7/24, 27/24, 27/24। ओहो, ठीक है। लेकिन एरिया हमें जो निकालना था, हाँ बस इतना ही रहने वाला है, इसमें कोई खास नहीं। तो 27/24, इसमें ट्वाइस वाइस करने की मैं सोच रहा था, मन में आया था क्या ट्वाइस करेंगे, तो आप इसका ट्वाइस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ तक सारी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखना, हो सकता है अगर मैंने कहीं गलत कर दिया हो तो आप बच लेना उस बात से, ठीक है। तो चलो बच्चे, आज तक यहीं तक के लिए, अगला पार्ट में हम आपको और अच्छे क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।